बच्चों आधुनिक संस्कृत रचना की विधा के बारे में झा जी ने कहा, उस बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहूँगा। आप लोग प्राचीन संस्कृत साहित्य पढ़ते हैं, लेकिन आधुनिक को इसलिए आपको पढ़ना चाहिए कि विदेशियों ने ऐसा कहा कि संस्कृत जगन्नाथांतन संस्कृतम, वहाँ जगन्नाथ तर्पण राज जगन्नाथ आकर प्रभाव रुक गया। ऐसा नहीं है। संस्कृत में जितना आधुनिक संस्कृत में लिखा गया वो पहले वाले से मात्रा में ज़्यादा है, मात्रा में अधिक है। मैं गुणवत्ता में नहीं कहता, लेकिन मात्रा में तो अधिक है। और उस अधिक मात्रा में बहुत कुछ ऐसा भी है जो गुणवत्ता में भी टक्कर लेता है पहले से। तो पढ़ना चाहिए बच्चों को। मैं 10-5 मिनट में केवल ये बताऊंगा। गज़ल कोई ऐसी चीज़ हो कि आपके लिए नई हो, ऐसा नहीं। तो उस बारे में मैं तफसील में कुछ नहीं बताना चाहूँगा और ना बताना उचित है। मैं केवल संस्कृत में जो गज़लें लिखी गई हैं उन पर थोड़ा सा मैं थोड़ी बात करूँगा, और ये भी कि अच्छे गज़लकार उसमें संस्कृत के हुए हैं, आपको पढ़ना चाहिए। और उनकी सुलभता है। एक विधा है, जब हाइकू कोई विधा हो सकती है, हर्षदेव माधव जी हाइकू लिखते हों, तानका लिखते हों, शिजो लिखते हों, जो जापानी मीटर्स हैं, छंद हैं, तो जिसमें कि गिने चुने 3 चरणों में 2-2 3-3 अक्षर होते हैं। अब सोचिए उसमें आपको विभावन भाव संचारी की कल्पना करते हुए रस निष्पत्ति करनी है। अजीब हाल है। आज जब तक मन बनाए कि हाँ कोई बात है, तब तक खत्म कर। इस तरह से तानका और हाइकू होता है। यानी वो संस्कृत के नीति वचनों से कमतर है, हिंदी के दोहों से कमतर है, लेकिन जिसको हाथों हाथ दिया जाए। फ्री वर्स जब चला होगा, आज फ्री वर्स के नाम पर, मुक्त छंद के नाम पर क्या बकवासें हो रही हैं आप जानते हैं कि 100 छंद होंगे, 100 कविताएं होंगी, तो उसमें कोई 5-7 ऐसी होंगी जो अच्छी होंगी। तो जब इस तरह की रचनाएं हो रही हैं तो संस्कृत में गजल तो बाकायदा 2 पंक्तियों का दोहा जैसी 2 पंक्तियों में अपनी बात आप कह सकते हैं, और उसमें आप जो बात कहेंगे, आप देखें कितनी असरदार उर्दू हिंदी गजलें होती हैं, उसको आप जान लीजिए कि उसमें आप फनकारी होती है, आप कह सकते हैं। तो गजलें आप जानते हैं कि भट्ट मथुरानाथ शास्त्री से गजल का लेखन शुरू हुआ। ये राजस्थान के थे और 20वीं शताब्दी तक थे, 20वीं शताब्दी के 5वें दशक तक थे। इनके पुत्र देवर कलानाथ शास्त्री जीवित हैं। तो लेकिन इनके पहले का भी प्रमाण है कि श्री कृष्ण कवि, जिनकी और तरह की रचनाएं तो मिली भी, लेकिन मैंने गजल रचनाएं नहीं पढ़ी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं गजल उन्होंने लिखी थी और वहां से शुरू हुआ। और जब आप देखेंगे भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के संग्रह को, तो उसमें जो गजलें आई पहली तरह, वो उसी तरह की गजलें हैं जैसे उर्दू की गजलें, पुरानी गजलें, जदीद उर्दू की नहीं, वो पुरानी गजलें इस तरह की जो इश्किया गजलें ज्यादा हैं, वो आशिक माशूक की बात ज्यादा करती हैं, पीने पिलाने की बात ज्यादा करती हैं, या उसके बहाने दुनियावी बात करती हैं, इस तरह की गजलें ज्यादा होंगी। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री वो गजल से जैसे आपका परिचय करा रहे हैं, इस तरह की मीटर्स, इस तरह के नबे तुले उनके हैं कि सारे आप जानते हैं कि जो छंद हैं उर्दू के वो मात्रिक हैं, वो वर्णिक नहीं है। और उसमें जो आपके गण हैं, ये गण मगण इत्यादि, इस ये गण है वो 7-7 मात्राओं के गण हैं, 6 मात्राओं के 4 मात्राओं के भी गण हैं। ऐसा नहीं कि सब में कम से कम 3 वर्ण, 3 से ज्यादा वर्ण भी हो सकते हैं। इस तरह वहां वो वजन पर चलती है गजल। तो सोचा ये तो बड़ी कठिन होगी सबके लिए, तो एक अच्छा उपाय किया उन्होंने और उनके परवर्ती आचार्य बच्चूलाल अवस्थी कि उनको वर्णिक बना दिया। बच्चूलाल अवस्थी जी ने एक बार कहा मुझसे, और मैं अभ्यास करने लगा था उनके समय से, तो उन्होंने
कहा ये आप क्यों इस जिद पर है कि वो मात्रिक छंद है, वो वर्णिक छंद है, और वर्णिक पर आप वो अभ्यास कीजिए। तो वर्णिक बनाकर, यानी वही यगन मगन इत्यादि के सारे उन्होंने सारी गजलें लिखी, यही भट्टवत्र्य शास्त्री जी ने भी की। और ये जो सिलसिला चला श्री कृष्ण कवि से भट्टवत्र्य शास्त्री, आगे आचार्य बच्चूलाल अवस्थी। बच्चूलाल अवस्थी किसी को न पढ़ पाइए तो आपके यहाँ लाइब्रेरी में सारे खंड उपलब्ध हो सकते हैं। मेरी समझ से भट्टवत्र्य शास्त्री का दुर्लभ नहीं है, उनकी रचनाएं कई खंड में, एक खंड में किसी में मैं स्मरण नहीं, किस खंड में उनकी गजलें संकलित है, उनको पढ़ना चाहिए। लेकिन आप भाव विभोर हो जाएंगे, जैसे उर्दू की गजलें पढ़ रहे हैं इस तरह से आपको आनंद आएगा। आचार्य बच्चूलाल अवस्थी की प्रतानिनी की रचनाएं पढ़ लेंगे। अक्षयवट प्रकाशन जो इलाहाबाद प्रयागराज का है, उससे वो पुस्तक छपी है अभिराज राजेंद्र मिश्र के संपादन में, और वो पठनीय है, आप मुग्ध हो जाएंगे। उसको पढ़ने में आपको शब्दों का सौंदर्य बृहत्तरी सा लगेगा, और लेकिन सामासिक पदावली नहीं, प्रसाद गुण संपन्न पदावली में गजलें कही गई हैं। और वो एक चोटी, मेरी अपनी दृष्टि है, यद्यपि कहने वाले कहते हैं अभिराज राजेंद्र मिश्र ने बहुत गजलें लिखी हैं और इस युग के बड़े गजलकार हैं, लेकिन मेरी अपनी समझ ये है कि जिस मर्यादा में गजल का लेखन करना चाहिए, और गजल आप जानते हैं उर्दू में कहा गया व्यंजना अगर गजल में नहीं है, अभिधेयता है तो गजल नहीं है। उसके समालोचकों ने कहा बात सारी कनायों इशारों में की जाए, यानी संकेतों में की जाए। आप खुला खुला बयान नज़्मों में कर सकते हैं, गीतों में कर सकते हैं, गजलों में अगर कर रहे हैं तो घटिया गजलें होंगी। इस तरह से अगर कोई उदाहरण आप पाएंगे तो भट्टवत्र्य शास्त्री की प्रतानिनी से पाएंगे। अद्भुत संकलन है। जगन्नाथ पाठक जी, जगन्नाथ पाठक ने भी गजलें लिखी हैं, पिपासा उनका संकलन है, लेकिन परवर्ती आचार्य बच्चूलाल जी से होने के बाद भी वो उनकी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए हैं। यद्यपि बहुत सुंदर गजलें उनकी भी हैं, और भट्टवत्र्य शास्त्री ने उमर खयाम की रुबाइयां भी अनुदित की हैं। तो पूरे में उन पर फारसी और उर्दू के श्रेष्ठ साहित्य का, क्लासिक्स का प्रभाव, पूरी तरह से प्रभाव है। और कोई युगीन बात वो उतना नहीं किए हैं। हालांकि मैं नहीं कहता हूं कि नहीं किए हैं, यद्यपि मुझे ये कुछ इस तरह का है, बहुत कुछ याद नहीं रहता है, इस लिहाज से आता तो मैं कुछ मैटर भी लाता अपनी कृतियों के बारे में। तो पाठक जी की इस तरह की रचनाएं हैं। अभिराज राजेंद्र मिश्र ने बहुत सारी रचनाएं की हैं। ये है कि मीटर की दृष्टि से वो हर मंच पर कहते हैं कि गजलें छंद की दृष्टि से अच्छी होनी चाहिए, छंद शुद्ध होना चाहिए, लेकिन उनके आरंभिक संकलनों में खुद छंद का निर्वाह उन्होंने नहीं किया। अभिराज जी ने खुद छंदों का निर्वाह बहुत सारी रचनाओं में नहीं किया। दूसरी चीज ये कि गजलों में गजल का शीर्षक देना संस्कृत में नाजायज, शीर्षक नहीं होना चाहिए। जब हर शेर उसका अलग बात करता है, एकता यूनिटी है, तो केवल एक बहर में कही जा रही हो, एक छंद में कही जा रही है, एक रदीफ काफिया में कही जा रही है, इसलिए एक है, मुकम्मल एकक है, यूनिट एक इकाई है। तो अगर ऐसा है तो आप शीर्षक दे देंगे तो आप जिस पर मुग्ध होंगे, किसी एक शेर में जो बात आई है उसके आधार पर शीर्षक दे देंगे। अन्य का क्या हुआ, किसी और पाठक के लिहाज से अन्य उसके शेर अच्छे हो सकते हैं, इसलिए शीर्षक नहीं देना चाहिए। और बहुत कुछ आपको स्तवन करना है देवताओं का, तो उसके लिए और विधाएं बाकी है, आप गजल का सहारा ले लीजिए। उसमें देवस्तुति नहीं होती है, न उनके यहाँ होती है। वहां बहरहाल आपका वो कहना है कि मैं अपनी
हुआ, मैं भी कुछ लिखने लगा। तो संस्थान ने मुझे इसी लिखने में 1990 में मुझ संस्थान को लगा कि ये आदमी पढ़ने लायक है, तो उसने मुझे एक पुरस्कार दिया कि मैं भी कुछ लिखता हूँ, वो गजल जैसी कोई चीज लिखता हूँ। तो उस संग्रह में मौन वेधा में जो 1990 में छपी, उसमें कुछ 20 की 25 गजलें होंगी और कुछ गीत हैं, कुछ मुक्तक हैं। जो मुक्तक भी हैं उसमें कुछ उस तरह के मुक्तक हैं जो हिंदी उर्दू के छंदों के हैं। इसके बाद मेरी गजलें काक्षीण वीक्षितम एक संग्रह आया 2017 में, काक्षीण वीक्षितम, और गेट उसमें बंद गजलों कर का संकलन है। और पहली दफा गेट उसमें बंद कर ऐसी गजलें मैंने लिखने की कोशिश की जो मुझे लगा कि बाहर के लिहाज से ठीक होनी चाहिए। तो मैंने यत्न किया, कितना मैं सफल रहा हूँ पाठक जाने। तो काक्षीण वीक्षितम है। फिर तीसरा संग्रह मेरा गजल का तो नहीं है मध्य यक्ष में भेद इस तरह का खंड काव्य। लेकिन उस खंड काव्य में एक नई बात मैंने आप लोगों के पढ़ने के लिए दी है। मध्य यक्ष में भेद जो संकलन है, उसका जो उत्तरार्ध है, आप जानते होंगे कि मेघदूत के 2 खंड हैं, 2 भाग हैं, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। तो जो मध्य यक्ष में भेद का उत्तरार्ध है, पूर्वार्ध तो मंदाक्रांता छंद में है, लेकिन जो उत्तरार्ध उसका है वो रुबाई छंद में। उर्दू का जो रुबाई छंद है उसको मैंने संस्कृत में उस पर आजमाइश की है, और वो लिखा है मध्य यक्ष में भेद में, उसका उत्तरार्ध है जिसमें 63-64 रुबाइयां संस्कृत की होंगी। अभी हाल में आया है एक संकलन प्रतीक प्रवाहम, जिसमें कुछ गजलें हैं और गजलों को निरंतर थोड़ा सा विकास मिला है। और इसमें भी मैंने कम से कम आधी से ज्यादा गजलें मैंने कोशिश की हैं कि वो अगर भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी, बच्चूलाल अवस्थी जी कहते हैं तो मैंने वर्णिक बनाया, और शेष को मैंने मात्रिक छंद में उनको लिखा है। और मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ, लेकिन आपका 20 नंबर का शायद आपकी भी विश्वविद्यालय में आधुनिक संस्कृत साहित्य हो, 20 नंबर का। मैं अवध यूनिवर्सिटी से संबद्ध रहा हूँ, वहाँ भी 20 नंबर का ही था। उसमें 20 नंबर में क्या बच्चे पढ़ते और क्या कोर्स में होती पुस्तक। लेकिन आपका दायित्व बनता है बच्चों का कि वो आधुनिक संस्कृत से रिश्ता बनाएं, अवश्य बनाएं। बल्कि इसमें जो बच्चे अच्छे हों, बहुत अच्छी बात है अभिरुचि हो आपकी, और इसमें आप शोध करें। तो अब उन विषयों को जो पुराने या मध्यकालीन रचनाकारों दी जा रही है, उनको छोड़कर आधुनिक पर बहुत कुछ शोध लायक है, उस पर काम कीजिए। और संस्थान तो बड़ा सौभाग्यशाली है कि झा जी जैसे वो कर्मठ और पाठक जी जैसे लोग हैं कि जिन्होंने बहुत कुछ डिजिटलाइज कर दिया है, बहुत कुछ आपको पढ़ने के लायक संग्रहित कर लिया है। भले अब तक वो ई बुक के रूप में ना आया हो, लेकिन बहुत कुछ मैटर आपको अकेले संस्थान, उत्तर प्रदेश संस्थान उपलब्ध करा सकता है। मैंने तो कई संस्थानों को देखा है, लेकिन कुछ ही में ये सारी बात है। जैसे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में जब राधा वल्लभ त्रिपाठी थे तो बड़ा काम हुआ इस पर, लेकिन आधुनिक पर काम बहुत कम होता है। तो आप लोग इस क्षेत्र में आए और शेष इस पर कुछ वक्तव्य के लिए मुझे निर्दिष्ट करना होगा। जी जी, तो अभी जो आप कार्य कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बता दें। जी। आपने जितना काम किया सबके बारे में बताया नहीं। काम के लिए आपने बहुत कुछ मैंने बहुत ज़्यादा काम, मैं जिस कॉलेज में था, मैंने उस टीम में रहने का सौभाग्यशाली नहीं था। मैं ऐसी कॉलेज में था जहाँ 2-3 पर पीजी कॉलेज और पीजी क्लासेस तक संभाल में होते थे। तो निहायत 10-11 बजे से 4 बजे तक, 4 बजे से पहले आपको नहीं जाना, इस तरह की पाबंदी। तो ऐसे में कोई सेमिनार भी चर्चा हो रही थी बैठे छत्रपति जी से, किस तरह से ये दूसरी जगह सेमिनार में जाते हैं तो कितना ड्यूटी लीव पर जाए। और हम लोगों के लिए तो ताज्जुब होगा कि पंचम विश्व संस्कृत सम्मेलन जब हुआ बनारस में, तो पहली दफा मुझे ड्यूटी लीव पर भेजा गया। इसके पहले मैं सीएल पर जाता
इस तरह से सेक्रीफाइस करते हुए मैंने बहुत थोड़ा लिखा है, लेकिन जो इस समय का काम किम भगवान जानते हैं, जो अवश्य पठनीय होगा, मैं सतपति जी को और आपको सबको उपलब्ध कराऊंगा, वो तो आपके तैयारी तक के लिए काम होगा। डॉक्टर वीरभद्र मिश्र की रचनाओं के संकलन में से एक ऐसा संकलन है जो इतना गंभीर है, प्रश्नावली, और उस पर मैंने संपादन किया है। संपादन में समय ज्यादा लगा है, जितना रचना नहीं है उससे 1.5 गुना टिप्पणियां उस पर हो गई। महाभाष्य का एक आहनिक पाठ्यक्रम में था, छुट्टी के बाद उसके संपादन में मैं पूरा महाभाष्य पढ़ा, मैंने कई बार पढ़ा, मुक्तबोध, व्याकरण, सारस्वत इत्यादि सब देखने पड़े हैं, तो उसको मैं संपादित कर पाया, तो पठनीय है। इसके अलावा वीरभद्र रचनावली, यानी वीरभद्र जी जिन्होंने यत्न करके संस्कृत अकादमी से संस्कृत संस्थान हो जाए, ये उनकी के परिश्रम का फल है। ये नाम हो जाए इसका संस्कृत संस्थान, ये उनके परिश्रम का फल है। लड़ते हुए ऐसा उन्होंने किया था। और तो उनकी रचनाओं में, काव्य रचनाओं का 80% काव्य रचनाओं का मैंने संपादन वीरभद्र रचनावली के नाम से किया। और आलोचना ग्रंथ में 20वीं शताब्दी के काव्यों पर मैंने हिंदी में एक कार्य किया है। इस तरह से कुछ थोड़ी छोटी मोटी कुछ रचनाएं हैं, बहुत कुछ मैं नहीं कर पाया हूँ, लेकिन फिर एक बार आप लोगों से मेरा कहना है कि आधुनिक संस्कृत साहित्य को अपना कार्यक्षेत्र बनाएं। बहुत कुछ इसमें लिखा गया है, इसमें मार्गदर्शन आपका सतपति जी करेंगे, झा जी करेंगे, पाठक जी करेंगे। संस्थान बड़ा उपयोगी आपके लिए होगा, बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इतना नजदीक है।